नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर में। शिक्षण विधियों की इस श्रृंखला में आज हम सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए समझते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। तो सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन शिक्षक या सेवारत शिक्षक, पूर्व सेवाकालीन शिक्षक अर्थात ऐसे शिक्षक जो प्रशिक्षु हैं, अर्थात जो डीएलएड, बीटीसी अथवा बीएसटीसी या बीएड आदि कर रहे हैं वो, तथा सेवारत शिक्षकों का अभिप्राय है ऐसे शिक्षक जो कि किसी विद्यालय में शिक्षक कार्य पर कार्यरत हैं, को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की एक तकनीकी है। अर्थात उनके जो शिक्षण कौशल हैं उनको और बेहतरीन कैसे किया जा सके, उनमें क्या बेहतरीनता लाई जा सके, उसकी ये एक तकनीकी है। अब हम समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि अर्थात माइक्रो टीचिंग का जनक कौन है और इसका जन्म कहाँ हुआ है। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक प्रोफेसर डीडब्ल्यू एलन व कीथ एचसन को कहा जाता है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र कीथ एचसन ने सन 1961 में इस विधि का निर्माण किया था। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीडब्ल्यू एलन व प्रोफेसर रॉबर्ट एन बुश ने इस विधि का नामकरण किया था तथा शिक्षा के क्षेत्र में 1963 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया था। तो हमने समझा कि निर्माण तो कीथ एचसन ने किया, परंतु नामकरण प्रोफेसर डीडब्ल्यू एलन व प्रोफेसर रॉबर्ट एन बुश ने किया था। इसी कारण जो इस विधि के जनक कहे जाते हैं वो कीथ एचसन और डीडब्ल्यू एलन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण विधि की परिभाषा को समझते हैं जो कि प्रोफेसर डीडब्ल्यू एलन ने दी है। उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि आरंभ करने की विधा है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षण को आरंभ करने की विधा है। अगला बिंदु है सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है जो कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अगला बिंदु हमें देखने को मिलता है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो संचालन है वो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इस विधि का संचालन जो है वो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर होता है। अगला बिंदु हमें देखने को मिलता है कि सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि 5 से 10 मिनट की होती है। अर्थात इसमें जो प्रशिक्षु शिक्षण कार्य करेगा उसको अपना शिक्षण 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूर्ण करना होता है। इसमें कक्षा का आकार छोटा होता है, अर्थात इसकी कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी ना कहकर इसमें प्रशिक्षु के सह प्रशिक्षु ही होते हैं। जो उसके साथ प्रशिक्षण कर रहे हैं वही प्रशिक्षु यहाँ पर विद्यार्थी का कार्य करते हैं और प्रतिपुष्टि देते हैं। एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है या एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका अध्यापक के सहपाठी ही अदा करते हैं। तो ये अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि जो विद्यार्थी होते हैं वो उस प्रशिक्षु के सह प्रशिक्षु या सहपाठी ही होते हैं। अब हम समझते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के जो गुण हैं वो क्या हैं। तो प्रथम गुण है कि शिक्षण कौशलों की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। शिक्षण कौशलों की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। नंबर 2 पर आता है विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें अपनी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। उसके बाद अगला बिंदु है अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि अध्यापन संबंधी जो कौशल हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है, तो वह हमारी सूक्ष्म शिक्षण विधि है।
इस विधि से कमजोर विद्यार्थी भी शिक्षण करना सीख जाते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, जो समूह में अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, सबके समक्ष जो है शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं, उनमें झिझक रहती है, वो विद्यार्थी भी इस विधि से धीरे धीरे अपने अंदर एक अभिव्यक्ति का कौशल को बढ़ाते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा कर पाते हैं। नंबर 5 जो बिंदु है उसमें कहा गया है सभी विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। अगला बिंदु है तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो प्रतिपुष्टि होती है अर्थात जो फीडबैक होता है वो प्रशिक्षु शिक्षक को तुरंत ही प्रदान किया जाता है कि उसने कहां पर क्या गलती की है और उसमें क्या सुधार करना चाहिए। अगला बिंदु है दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर प्राप्त होता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो प्रशिक्षु प्रतिपुष्टि देने के लिए बैठा ले गए हैं, वो जो प्रशिक्षण कर रहा है उस प्रशिक्षु को देखकर अपनी जो गलतियां हैं और जो गलतियां वो कर रहा है उनको ना करे, ऐसा जो है उन्हें अवसर मिलता है। अगली बात आती है कि अपनी कमियों में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। उसके बाद यह निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि है। निदान का अभिप्राय होता है कि कोई भी समस्या है उसका पता लगाना, और उपचार का अर्थ होता है कि उस समस्या का निराकरण करना, उस समस्या को दूर करना। तो यह सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है वो निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि है। अंतिम बिंदु जो है वह यह है कि आत्म प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर तथा कैमरा आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सर जब भारत में यह विधि आई थी उस समय क्या था कि भारत में उतनी तकनीकी नहीं विकसित हो चुकी थी जितनी कि अमेरिका में हो चुकी थी। तो परंतु तब क्या था कि वहां पर जो प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह न लगाकर जो उसके सह प्रशिक्षु होते थे उन्हीं को बैठाला जाता था। तो परंतु वर्तमान में क्या है कि जो भारत में भी जो तकनीकियां हैं वो विकसित हो चुकी हैं। तो आज क्या है कि आत्म प्रतिपुष्टि के लिए जो प्रशिक्षु शिक्षण कर रहा है वो वीडियो रिकॉर्डर या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को देख सकता है और स्वयं को भी फीडबैक या प्रतिपुष्टि दे सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। सर्वप्रथम हम भारतीय उपागम के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के चक्र समझेंगे। सर्वाधिक प्रश्न यहीं से बनते हैं। 2019 के यूपी टेट के पेपर में आया था कि सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है, जो कि 36 मिनट होती है। उसके बाद 2021 का जो यूपी टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था उसमें प्रश्न पत्र में एक प्रश्न था कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका अंतिम पद या अंतिम सोपान क्या होता है। तो इस तरह से सर्वाधिक प्रश्न इसी चक्र से ही बनते हैं। तो आइए एक एक पद को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो चरण रहता है इस सूक्ष्म शिक्षण विधि का भारतीय उपागम के अनुसार वह रहता है नियोजन यानी कि प्लानिंग। इसके लिए प्रशिक्षु शिक्षक को कोई अलग से समय नहीं दिया जाता है, यह नियोजन वह घर से ही करके लाता है। उसके बाद उससे शिक्षण करने के लिए कहा जाता है जो कि 6 मिनट के समय में करना होता है उसको। 6 मिनट में जब वो शिक्षण कर लेता है फिर उसे प्रतिपुष्टि दी जाती है और प्रतिपुष्टि का समय भी 6 मिनट का रहता है। अब जो चौथा चरण है वो रहता है पुनः नियोजन। जब उस प्रशिक्षु शिक्षक को प्रतिपुष्टि मिल जाती है उस आधार पर जो है वह पुनः नियोजन करता है, रीप्लानिंग करता है, और इस रीप्लानिंग के लिए उसे कुल 12 मिनट का समय दिया जाता है। फिर पांचवा जो चरण है वह होता है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण में वह जो रीप्लानिंग उसने की थी उसी आधार पर वह पुनः शिक्षण करता है, रीटीचिंग करता है, उसके लिए उसे 6 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद जो अंतिम चरण होता है वह रहता है पुनः प्रतिपुष्टि। जब प्रशिक्षु पुनः शिक्षण कर लेता है तब उसे पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक दिया जाता है कि उसने इस बार कितना सुधार किया और कैसा प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से ये 6 चरण और समय अवधि के अनुसार अगर हम देखें तो कुल 36 मिनट का समय दिया जाता है और ये भारतीय उपागम के अनुसार है।
अब हम समझते हैं कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आगमन 1967 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान के प्रोफेसर डी तिवारी अर्थात दीनदयाल तिवारी के माध्यम से हुआ था। फिर अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग 1969 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखना ज़रूरी है कि भारत में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। तो 1969 में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुआ था। अब हम समझते हैं अमेरिका उपागम के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के चरण और उन चरणों को कितना समय दिया जाता है वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम वही है प्लानिंग यानी कि नियोजन। इसके लिए प्रशिक्षु को कोई अलग से समय नहीं दिया जाता है, वो घर से ही नियोजन करके लाता है। फिर उसे शिक्षण करना होता है जिसके लिए उसे 5 मिनट का समय दिया जाता है। फिर जब वह 5 मिनट में अपना शिक्षण कर लेता है फिर उसे प्रतिपुष्टि दी जाती है जो कि तृतीय चरण है। प्रतिपुष्टि के लिए कुल 10 मिनट का समय दिया जाता है। प्रतिपुष्टि के आधार पर प्रशिक्षु शिक्षक पुनः नियोजन करता है। पुनः नियोजन यानी कि रीप्लानिंग के लिए यहाँ पर 15 मिनट का समय दिया जाता है। फिर पांचवा चरण जो है वो पुनः शिक्षण है जो कि 5 मिनट में उसे करना पड़ता है। पुनः शिक्षण करने के बाद उस प्रशिक्षु को पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक दिया जाता है जो कि 10 मिनट के अंदर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक चरण के समय को अगर मिलाएं तो कुल अवधि जो होती है वो 45 मिनट की होती है। तो यह अमेरिका के उपागम के अनुसार शिक्षण चक्र के पद हैं और प्रत्येक पद प्रत्येक चरण में कितना समय दिया जाता है वह इस प्रकार है। तो दास साथियों, इस छोटे से बिंदु में हमने समझा कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ है और इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कितने पद हैं भारतीय उपागम के अनुसार तथा अमेरिका उपागम के अनुसार। शिक्षण विधि अर्थात माइक्रो टीचिंग के बारे में समझा। यदि आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपका किसी परीक्षा में लाभ हो सकता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।